हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवेश प्रपमन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यूपीएससी ईपीएफओ में जितना हमने अभी तक डिसाइड किया है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। अपने चैनल पे अभी दो काम चल रहे हैं। एक तो यूपी पीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनका भी करंट अफेयर में मंथली कराता रहता हूँ, और मैंने कुछ 50 to 60 टॉपिक्स की एक लिस्ट कर रखी है। उसको भी मैं वन टॉपिक वन लेक्चर के हिसाब से आपको कवर कराऊंगा 2026 यूपी पीसीएस के लिए। तो ये एक तो ये बच्चे अपने को देख सकते हैं, एस्पिरेंट। दूसरा जो हम इस सीरीज में कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ वाले के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, इसमें मैंने 6 टॉपिक अभी तक डिसाइड किए हैं। बाद में बढ़ा दूँ तो देखो एक अलग बात है। इसमें क्या है, इंश्योरेंस का बेसिक, रिटायरमेंट स्कीम्स का बेसिक, ये ऐसे टॉपिक है जो कोई नहीं करेगा, और यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आपको सारे के सारे सोल्व करने हैं। ज़्यादा बनेंगे, 10-15 तो इस सेक्शन से बन जाएंगे, इंश्योरेंस, स्टैटिक्स, और उसके बाद है अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ थ्योरी, और इधर लेबर लॉ एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो अपन इसमें से कौन कौन सा कवर कर चुके हैं? अपन इसमें से ये कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर चुके हैं। आज ये वाला कवर करा देंगे तो ये तीनों खत्म हो जाएंगे अपने। ठीक है, उसके बाद हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की और लेबर लॉ की थ्योरी कर लेंगे, और फिर लेबर लॉ के एक्ट, और फिर सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स। इस तरीके से अपन ये सारा फिनिश कर देंगे। अभी तक तो ये टारगेट है मेरे को। अगर टाइम ने परमिट किया तो मैं एक पूरा मैथ्स का एक पूरा लेक्चर, जिसमें आपका पूरा क्वांट और मैथ खत्म हो जाएगा एक ही लेक्चर में, या फिर जो भी 2-3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे देख लेंगे वो। ये इसका पूरा मेरे पास मैथ्स के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको भी अगर चाहिए तो मैथ आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर मैथ का लेक्चर ले आइए, तो मैं इसको ले आऊँगा। पहले भी ले आऊँगा, बीच में भी कोई पार्ट करके आपको अपलोड करा दूँगा। ठीक है, ये वाला। और एक अकाउंटिंग, अगर टाइम ने परमिट किया तो अकाउंटिंग, अगर ज़्यादा नहीं तो उसका जो मेन टॉपिक है ना, जैसे मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, इन सब के रूल्स फार्मूले मैं आधे से 1 घंटे में पूरे करा दूंगा, जिससे 2-3-4 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं इसमें जाएंगे दोस्तों। तो आज अपना स्टेटिस्टिक करते हैं। स्टेटिक्स का अपना ऐसा रहेगा, मैं आपको पहले नोट्स दिखा देता हूँ। इसमें कुछ कुछ अपना थ्योरी रहेगा। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है पहले वो कर लेंगे अपन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है पहले वो कर लेंगे थ्योरी इंपॉर्टेंट करके, और इसमें फिर अपन फॉर्मूले देखेंगे, और फॉर्मूले के बाद अपन क्या करेंगे, सीधा इसमें 1-2 क्वेश्चंस लगा देंगे। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में इतना ही है, ज़्यादा अपन इसमें टाइम लगाएंगे नहीं। आपको लग रहे होंगे ज़्यादा पेजेस के, जैसे 38 पेजेस के, पर इसमें ज़्यादा माल है नहीं। इसमें क्या थ्योरी ज़्यादा है, जिसको अपने को स्किप भी करना है। और ये वाले जो लास्ट में देखोगे ना, ये मेरा हैंड रिटन है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन में तकरीबन आपको सारा करा दिया है, 2-3 क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जैसे फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, ये इतने ही फॉर्मूले अपने काम के हैं, बाकी इसमें अपन देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। पहले छोटा ये है कि थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, कैसे करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कैसे है, सैम्पल साइज क्या होता है ना। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। बहुत सिंपल है कि आपने डाटा को कलेक्ट किया है, उसको क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई रेंज के हिसाब से भी हो सकता है, रैंडम डाटा भी हो सकता है, ग्रुप्ड भी हो सकता है, और अनग्रुप्ड भी हो सकता है। और फिर उसको प्रेजेंट करके इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट में क्या आएगा? मीन, मोड, मीडियन, इन सब का अपना मतलब होता है। कि मीन क्या होता है? जिसके अराउंड सारी वैल्यूज होंगी। मोड क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी किसकी है। ऐसे ये आपको देखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल में क्या क्या, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, रिपोर्ट्स है, ये लिटरेसी रेट, कंपनी का प्रॉफिट, क्रिकेट एवरेज, ये सब निकालते हैं अपन। ये इसी के हिसाब से निकालते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डाटा। इससे डाटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाटा का क्या है इन स्टैटिस्टिक्स में? प्राइमरी डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स, सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज किया जाता है किसी और के द्वारा। ठीक है, हर स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछना प्राइमरी में है, और स्कूल रजिस्टर से उठा के सीधा उस डाटा को इंटरप्रेट करना वो सेकेंडरी डाटा है। समझ रहे हो? तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है विद सेकेंडरी डाटा? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि किसी दूसरे ने किया होता है।
पर्सनल बायस हो सकता है उस इंसान का, फॉर्मेट में इशू हो सकता है, जो आप चाहते हो जो उसमें दिया हुआ है वो अलग हो सकता है। क्वालिटी ऑफ डाटा में क्या है कि डिपेंड्स क्या करता है, एक्यूरेसी ऑफ द कलेक्शन की, उसको कैसे कलेक्शन किया गया है, क्या उसकी एक्यूरेसी है, ये सब है इसमें। ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं। 3 इमेज को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप एक बार देख लेना मोटा मोटा। 3 वेज टू कलेक्ट डाटा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है और सर्वे है। सर्वे आर मोस्ट यूज्ड इन सोशल एंड मार्केट रिसर्च। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चनर क्या होता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये तो कई बार दोस्तों हमने भी किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या एग्जांपल, डू यू लाइक दिस हाई क्वालिटी टी और डू यू लाइक दिस टी। ठीक है। तो इस तरीके के हैं। गाइडलाइन क्या होती है इसमें, इसको बहुत छोटा रखा जाता है, क्वेश्चंस को जनरल और स्पेसिफिक में रेंज किया जाता है, बाइस्ड क्वेश्चंस को लीड अवॉइड किया जाता है। कि जैसे बाइस्ड हुआ ना, हाई क्वालिटी, मतलब हाई क्वालिटी क्यों बता रहे हो आपकी पहले की वो हाई क्वालिटी टी है, बस उसको पूछिए कि टी की क्या अच्छी है या बुरी है, ये बताना अपना, और आपको पसंद आई या नहीं आई। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या होता है? क्लोज्ड एंड एंडेड, ओपन एंडेड, कि योर व्यू ऑन विराट कोहली फॉर्म। तो ये कोई भी कैसे विचार दे सकता है। एक आपने पूछ लिया कि डू यू थिंक इंडिया विल विन द मैच, उसमें तो आपको हाँ या ना में आंसर आएगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ड्रॉ बोल देगा तो उसमें लिमिटेड है। क्लोज्ड है, वो एंड हो जाएगा, उधर विन करेगा। किसी के बारे में विचार जानना तो वो ओपन एंडेड है। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, फिर क्या है ना, कंप्रीहेंसिव थोड़ा कवरेज हो जाए, इसलिए थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, सर्वे क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। ये थोड़ा फील देने के लिए है बस, है ना। हम करेंगे जो मेन है अभी बाद में। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन सर्वे क्या है? सर्वे मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू, फेस टू फेस, हाई एक्यूरेसी, ये सब इसमें देख लेना। पर्सनल इंटरव्यू है, टेलीफोन से इंटरव्यू है। उसके बाद मेल्ड से क्वेश्चनर डाल दिया आपने, फोकस ग्रुप को भेज दिया ऐसे। पायलट सर्वे क्या आता है? पायलट प्री टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडक्टिंग द एक्चुअल सर्वे, सेंसस क्या होता है? होल पॉपुलेशन होता है। सैंपल सर्वे में क्या होता है? कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन आएंगी जो कहीं इंपॉर्टेंट होंगी, मैं उसको मार्क करा दूंगा, बस वही देखना आपको, है ना। सैम्पलिंग क्या होता है? सिलेक्टिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट होल, कि भाई छोटी सी सैंपल, मतलब छोटी सी पॉपुलेशन को लेकर आपने, जैसे इलेक्शन में देखा होगा आपने, सेफोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं। ये क्या करते हैं, 20-25 हज़ार लोगों को सर्वे करके पूरे बिहार का मूड बता देते हैं कि कौन कितना इलेक्शन में सीट जीतेगा। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है? एक तो रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है ना। तो इस तरीके का रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? इक्वल चांस होता है हर यूनिट के लिए, अनबाइज्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। नॉन रैंडम में क्या होता है कि पहले आपने 5 लोग सिलेक्ट कर लिए, ये इतनी हाइट वाले सिलेक्ट कर लिए, है ना, एमएससी वाले सिलेक्ट कर लिए, बीएससी वाले सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें बायसनेस आ जाती है पहले ही, तो उसको बोलते हैं नॉन रैंडम। नॉन रैंडम में क्या होता है कि आपने एक क्राइटेरिया अटैच कर दिया कि ये लोगों को चुनना है। ठीक है। रैंडम मेथड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, रैंडम में क्या होता है? ये अब ज़्यादा मत जाना दोस्तों, ठीक है। बस ये एक ही इनके टाइप होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे अपन। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में भी कुछ कुछ टाइप है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, है ना। 50% मेल, ये देखो इसी तरीके के एग्जांपल है। मैन ऑन द स्ट्रीट जो होंगे, सारे मैन नहीं, जो स्ट्रीट पे, इस स्ट्रीट पे है, पर्टिकुलर स्ट्रीट पे हैं, ये हो जाएंगे नॉन रैंडम। ठीक है। जैसे ये रो डाटा का एग्जाम्पल है। रो डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा में कुछ भी पड़ा हुआ है, जैसे आपने बोल दिया कि अ, अ, हरियाणा में डाटा कलेक्ट किया गया डिफरेंट प्लेसेस पे, जिसमें लोगों का शू साइज दिया है। तो ये कितना हो गया? 7, 8, 5, ऐसे रैंडम है, शू साइज है ये, है ना। अब इसको क्या, किस तरीके से अरेंज किया जाएगा? या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ताकि इसको अच्छे से स्टडी किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई 4 वाला पहले आ जाएगा, फिर 5, 5, 5, 5, जितनी बार 5, 6, 6, 6, 6, जितनी बार 6, 6। तो एक पॉइंट आएगा जब आपको पता लगेगा कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ शूज साइज कितने, एक एक ही नंबर कितने लोगों का है। जैसे मान लो 6, 6, 6, 10 बार लिखा है, तो 10 लोगों का, तो उसमें 6 साइज था। तो आपको पता लगेगा हाँ ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है, और जो मोस्ट प्रोबेबल होता है उसको हम मोड बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक रैंडम के लिए बता रहा हूँ, है ना। अनऑर्गेनाइज डाटा हार्ड टू एनालाइज होता है। ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं अपन, देखो ये लिख दिया, 4 सूच, 5 सूच, 6 नंबर से 7, 8, और कितनी फ्रिक्वेंसी है? 2, 5, 4, 4, 6, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो अब इसमें मोस्ट सोल्ड कौन सा हुआ है? कौन सा हुआ है देखो बताइए। 9 नंबर का सूच है, सबसे ज़्यादा बिका है ना। 9 नंबर का सूच सबसे ज़्यादा बिका है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताएंगे अपन, इसको बोलते हैं क्या, पर ठीक है। अभी हम इसको जस्ट सिंपल है थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद क्या है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप में क्या होता है कि भाई मार्क्स ऑफ द 40 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ये तो हो गया अनग्रुप्ड, रैंडम एंड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा में क्या होता है कि भाई ऐसे कुछ कुछ पड़ा हुआ है, सुसाइज पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप में क्या है, क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्लास इंटरवल में क्या होगा, 0 से 9 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 बच्चों के। 10 से 19 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 11 के। 20 से 29 के बीच में 10 लोगों के। तो ये है क्या है, इधर फ्रिक्वेंसी है कि इतने बच्चों के मार्क्स हैं, इसके और इसके बीच में है, क्लास इंटरवल है ये, है ना। अब इसमें क्या है, देखो एक पॉइंट इसमें याद रखना होता है, इनको आपको करना होता है कंटिन्यूस और सेम करना होता है। तो इसको क्या करोगे आप, -0.5 से लेके 9.5, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद 9.5 से लेके 19.5। तो ऐसे किया जाता है ताकि इसका ये सेम बन जाए, है ना, इंटरवल सेम हो जाए। जैसे 10 का रखना तो 10 का हो जाए आपका। और इसको एक किसी ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, तो इनको एक्सक्लूसिव हो जाएगा कि ये 10 ये है ना, जो ये है नहीं इसमें। 0 से जैसे 0 से 10 इसमें 10 नहीं है, 10 से 20 इसमें 20 नहीं है, 20 से 30 इसमें 30 नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। एडजस्टिंग द क्लास, देखो ये मैं जो बता रहा था, डिसकंटिन्यूस होता है तो उसको कंटिन्यूस बनाते हैं। जैसे ओल्ड है ये, और इसमें क्या करेंगे, एडजस्ट 0.5 ऑन द बोथ साइड। तो 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, है ना। आ गया ना समझ में। तो इसी तरीके से अपन इसको क्लास इंटरवल को सेम बना देते हैं। अभी ये थ्योरी चल रहा है, इसमें अभी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी तो कर लेंगे, नहीं तो वैसे जनरली आती नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 6 या 7 फॉर्मूले वो आपको रटने हैं। ठीक है, वो अपन रट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, क्लास ईच ग्रुप इंटरवल होता है, उसको 0 से, जैसे एग्जांपल हो गया 10। क्लास लिमिट कोई अपर लोअर, जैसे अपर 10 है, लोअर 0 है। क्लास विड्थ हो जाएगी अपर माइनस लोअर 10 हो जाएगी, जैसे इसमें ऊपर वाले केस में 10 है ना। क्लास का मार्क क्या है, ये जनरली निकलता है, इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जैसे इसमें एक्स आई जब हम निकालेंगे ना आगे, तो एक्स आई की इंपॉर्टेंस इसमें यही है कि इसमें बीच का पॉइंट आएगा। जैसे ये तो चलो 0 से 10 करें, तो 10 से 20 करें तो इसमें 5, 15, 25, 35, 45, ये आ जाएगा एक्स आई। और यही बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अपने लिए। ठीक है, तो इसलिए जो मिड पॉइंट होता है ये निकालना बहुत जरूरी है, तो इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, उसके बाद है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्लास इंटरवल हुआ। इसका तो हम क्वेश्चन ही देखेंगे, हाउ टू कंपेयर मल्टीपल सेट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, ये है कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम कितने तरीके के होते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रीक्वेंसी डायग्राम, तो उसमें से अगर ये है तो ये आपको काटने नहीं है, कोई रैंडम होगा तो वो काट देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कि नोट पूछा तो वही फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ, इसके अंदर नहीं जा रहे। जैसे स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये हमारा यूज होगा मीडियन वगैरह निकालने में, मोड निकालने में, तो इसको भी बहुत जरूरी है। इसका क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे एक इंटरवल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी दी, तो उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है कि उससे पहले की जितनी है उन सबको ऐड कर दो। जैसे यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 3 के सामने इन दोनों को ऐड कर दो 8, फिर ये 12, फिर 12 में 10 ऐड किया 22, 22 में 8 किया 30, 30 में 39, 39 6 45, 45 और 5 50। तो उससे पहले की जो है लेस देन टाइप, मतलब उससे जितने भी कम है वो सारी उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये मस्ट रिमेंबर है, इसको आप याद रखना है ना, मस्ट रिमेंबर कंसेप्ट है, इसका याद रखना है, ये यूज होगा। इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ दोस्तों, और ना तो कोई मतलब नहीं था इनको कराने का, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराता। जैसे जिन लोगों ने पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है वो तो इन चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट देख सकते हैं, मेरा लास्ट के इस वीडियो का लास्ट जो पोर्शन है ना वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये अब वही है कि कराना है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर थ्योरी थोड़ा बिल्डअप करेंगे। हालांकि मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ, अभी कितना है अपना 10 पेज हो गया और मुश्किल से 10 मिनट हुए स्टार्ट हुए, है ना, तो जल्दी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्यूमुलेटिव, इसको ओगिव ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो सब नॉर्मल है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्ट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में कौन कौन सा आता है, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्लास, हिस्टोग्राफ, पाई, ओगिव, तो ये सब है डिस्क्राइब डाटा में। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में कहता है प्रेडिक्ट और कंडक्ट अबाउट पॉपुलेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग,
तो ये सब आएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एग्जाम्पल क्या है, ए सोशल प्लेयर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिस्क्रिप्टिव डाटा, मेजर्स मीन स्कोर मीडियन गोल, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं देखना इसमें। हाँ, अब आएंगे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड, है ना, ये भी ज़्यादा नहीं देख लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्मॉल ग्रुप सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, फाइंडिंग जनरलाइज्ड ओपिनियन अबाउट द पॉपुलेशन, है ना, जनरलाइज कर देते हैं, छोटे से सैंपल साइज को निकाल के उसमें हम उसको सर्वे करके जनरलाइज कर देते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर देने जो भी है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ, जैसे सम कॉमन एग्जांपल क्या है, स्टडिंग स्मोकिंग इफेक्ट ऑन यूथ 21 से 25 साल में, योर पॉपुलेशन इज इक्वल टू ऑल इंडिविजुअल एज 21 से 25, इफ़ यू एक्सपेक्ट इट टू 18 to 13 योर पॉपुलेशन वाइडेंस, रिजल्ट अप्लाई ओनली टू दिस डिफाइंड ग्रुप। मान लो आपने सैंपल किया 21 से 25 की उम्र के बच्चों पे, और आप बोलो कि इसके बारे 18 से 30 की उम्र के बारे में बता दोगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो 21 से 25 के अगर आपने 10,000 लोग किए, ये मान लूँगा कि 10,000 का करके आप लाख का बता दोगे मूड या ट्रेंड, ठीक है। ये सब नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, सेंसर्स वगैरह ये सब कहीं नहीं पूछा जाएगा इसमें, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये देखो थोड़ा सा इधर देख सकते हो, बेसिक ऑफ सैम्पलिंग, फंडामेंटल लॉज क्या कहते हैं, लॉ, इसमें याद रखना लॉ क्या, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है, मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ रेंडमली चूजन आइटम्स टेंड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन फेयरली, रेंडमली चूजिंग 100 स्मोकर्स एवरेज हेल्थ पैटर्न रिफ्लेक्ट ऑल स्मोकर्स, है ना। देखो आपने इसमें क्या कहा कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है कि रैंडम 100 लोगों को चुनो, स्मोकर्स को, कुछ स्मोकर होने चाहिए, उनकी जो हेल्थ स्टडी है वो आपको तकरीबन हेल्थ पैटर्न बता देगी स्मोकर्स का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लार्जर द सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट, ये होता है लॉ ऑफ इनर्शियल ऑफ लार्ज नंबर, जितना नंबर ज़्यादा उतने ही ज़्यादा। मान लो अब मैं 1000 लोगों को लूँ और एक मैंने 100 स्मोकर का स्टडी किया, तो हमेशा 1000 लोगों का जो हम स्टडी करेंगे स्मोकर्स का, ये हमेशा हमें एक्यूरेट पिक्चर देगा। तो दोनों का सिंपल है ना, सिंपल है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि रैंडम चूज करने हैं, स्मोकर्स चूज करने हैं, बड़ा डाटा, छोटे डाटा से हम कुछ हेल्थ पैटर्न बता देंगे, और लार्ज इतना लार्ज नंबर उतने लार्ज उतना अच्छा रिजल्ट, है ना। जैसे इलेक्शन में होते हैं कि वो जब बैठते हैं ना इलेक्शन का एग्जिट पोल बताने के लिए, तो बताते हैं कि हमने 25,000 डाटा लिया, आज तक वाले मान लो बता देंगे, फिर एक्सिस माई इंडिया वाला बताएगा कि मैंने 35,000 लोगों का डाटा लिया, तो हम सोचते हैं यार 35 का है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये एडवांटेज है कुछ सैम्पलिंग के, ये अगर कोई रिटर्न एग्जाम होता तो उसमें काम के हैं, क्या है, इकोनॉमिकल है, टाइम बचाता है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए प्रैक्टिकल है, मोर एक्यूरेट है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा एक बार देख लेंगे, फॉर्मूला आ गया है कोई, ये इंपॉर्टेंट है कि एलिवेशन एंड सैम्पलिंग फैक्टर में क्या मतलब होता है ना। आपको आपको पता है कि स्कूल में 560 बच्चे हैं, और आपने उसमें से 28 को पिक करके सैंपल साइज ले लिया और इन 28 पे सर्वे कर रहे हो, तो इसमें जो सैम्पलिंग फैक्टर होगा ना वो होगा 28 डिवाइड बाई 560, याद रखना 28 डिवाइड बाई 560, आपका सैंपल साइज डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, वो होगा आपका सैम्पलिंग फैक्टर। कितना होगा सैम्पलिंग फैक्टर, ये होता है 5%, 10% ऐसे कम होता है। और एलिवेशन फैक्टर क्या होता है, उसमें उल्टा होता है, उसमें जितनी पॉपुलेशन होती है और जितना आपने सैंपल लिया होता है वो एलिवेशन फैक्टर निकालता है। अब मैं आपसे पूछूं, देखो पॉपुलेशन तो फिक्स है, पॉपुलेशन क्या है, फिक्स है, जितना ये आपका ज़्यादा होगा उतना ये कम हो जाएगा, जितना आपका, जैसे मान लो 560 है डिवाइड बाय 28 है, जितना आपका ये बढ़ेगा तो ये एलिवेशन फैक्टर कम हो जाएगा, तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, और ये बढ़ने से हमारा क्या होता है, सैंपल साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब एलिवेशन फैक्टर हमारा कम होगा तो ये हमारे लिए अच्छा है। एलिवेशन फैक्टर अगर हमारा जितना कम है उतना हमारे लिए अच्छा है, और सैम्पलिंग फैक्टर जितना ज़्यादा है उतना हमारे लिए अच्छा है। तो अगर कायदे से एक लाइन लिखनी हो तो सैम्पलिंग फैक्टर शुड बी हाई और एलिवेशन फैक्टर शुड बी लो फॉर ए मोस्ट एक्यूरेट सैम्पलिंग, ठीक है। मुझे ये बताना था, इसमें से याद रखना, ठीक है। ये आगे तो नॉर्मल है, इसको देखेंगे नहीं। ये दो सैम्पलिंग की टेक्निक है कि सैम्पलिंग की टेक्निक क्या है, टू ब्रॉड कैटेगरी है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, हम पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है।
ये इतना काम का नहीं है, आप देख लेना, मैं इसको नोट को शेयर कर दूंगा। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये सब सैम्पलिंग के पार्ट हैं, जैसे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, कि क्या मतलब नहीं है ना फिर उसको टाइम ख़राब करने का ना। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि डिवीजन बायस होता है, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर में सब देख लेना, इसको नहीं देखेंगे दोस्तों ज़्यादा, छोड़ो छोड़ो। अब हमारा है इसमें मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। अब मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि आपको क्या क्या देखना है ना। देखो, द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी is a single representation of value describes center typically value of the database. It is also known as the measure of the central location or the summary statistics. इसमें क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये सब इसमें निकालना होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमारे लिए इसमें काम का है अर्थमेटिक मीन, हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कंपेयरिंग मैरी एंड हैरी स्कोर है, मैरी के क्या है 9, 8, 10, 6, 10 है, तो इसका मीन इतना मान लो, है ना। अब मुझे पता नहीं है, मैंने सही से इसको देखा नहीं है, टोटल कितना होगा इसका, 10 और 6 16, 26, 34, 43 है दोस्तों, है ना। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, 43। तो इसका मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे मीन लगभग सेम होने के बावजूद भी मीडियन अलग हो सकता है, मोड अलग हो सकता है, ये इसमें एक इशू था। बाकी तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें इशू था नहीं। ठीक है, इसमें आपको देखना भी नहीं ज़्यादा, बस आपको याद रखना कि मीन, मोड, मीडियन ये चीज़ें हैं। और मेरी हैड हायर मीन बट हैरीज मीडियन एंड मोडा वर हायर, मतलब इस तरीके का कंपैरिजन है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। अर्थमेटिक मीन क्या है, एवरेज, मीन एवरेज इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा, सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई कितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मीन। जैसे डेली वेज था किसी का 58, 62, 48, 53, ये सबको डेली वेज मिल रहा था इतना, तो आपको इसका मीन निकालने के लिए बोला जाए तो इन सबको ऐड करो और डिवाइड बाई कितने ये नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके का जैसे मीन एवरेज आ जाएगा इतना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है, जैसे मान लो कि 25 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स आए क्लास में किसके, 25 आए 3 बच्चों के, 35 आए 5 बच्चों के, 40 आए 8 बच्चों के, 45 आए 7 बच्चों के। तो अब जब जैसे ये फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है, इसमें क्या करते हैं, 25 गुना में 10, 35 गुना में 10 ये करके, और इन सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्क्स है 5, 10, 15, 20, 25, स्टूडेंट है 4, 6, 10, 8, 2। तो क्या करेंगे इसमें हम, 5 की गुना 4 से, 10 की गुना 6 से, 15 की गुना 15 से, और 20 गुना 8 और 25 गुना 2, ये हो जाएगा आपका टोटल, डिवाइड बाय इन सबको ऐड कर दो 30, तो ये आ जाएगा मीन। तो ये हो जाएगा, ये अनग्रुप डाटा का हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी डाटा का हो गया। तो ऐसे ही आगे करके आएगा आपका रेंज वाला डाटा। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। तो मीन, अच्छा मैं एक चीज़ देखता हूँ दोस्तों, इसमें इसकी बजाय ना हम क्या करते हैं, अपना जो लास्ट में हमारा है उसी से एक बार कर लेते हैं, फिर वहाँ वापस मुड़ के इसी पेज पे आ जाएंगे। अभी कौन सा 17 पेज है ना ये, ठीक है, हम क्या करते हैं पहले उसी पे चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है, पहले आपको मैं फॉर्मूले बता देता हूँ क्या होता है, जैसे ग्रुप डाटा के। यहाँ मैं एक आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, उसे क्या ना एक सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा मैं उठाता हूँ कहीं से, ये एक डाटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एक सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर है मान लो क्लास दी हुई है, क्लास की बात देखो, ग्रुप का आपने देख लिया, सॉरी
अनग्रुप डाटा आपने देख लिया, फ्रीक्वेंसी डाटा आपने देख लिया। अब बची क्लास की बात। इसको यहाँ सोल्व करते हैं, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी ये अपने पास दी होती है क्वेश्चन में, उसके अलावा कुछ नहीं दिया होता। क्या दिया होता है अपने पास? ये दो चीज़ें दी होती हैं, जिसमें क्लास है 0 से 10, 10 से 20। आप भी साथ साथ में लिखिए, तभी इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 15, 16 और 6। ठीक है, एक बार इनका टोटल कर लेना होता है। फ्रीक्वेंसी का कितना है? 23, 28, 38, 23 और ये कितना हुआ? क्वेश्चन में तो 50 दिया हुआ था। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। ये 8 नहीं है दोस्तों, या 8 है, 18 नहीं है। ठीक है, 5, 8, 15, 13 और 5 28 और 6 34। अब ठीक है, अब ये 50 हो गया। ठीक है, ऐसे याद करना है। ठीक है, ये अपना है डाटा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं ना। ये हुआ अपना क्लास। क्या हुआ? ये अपना क्लास, और ये आपका फ्रीक्वेंसी डाटा ऐसे दिया होता है। आपको बस ये आपके मन में याद कर लेना कि इस तरीके का डाटा दिया होता है। ठीक है, एक ही बार में करेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और उसी में आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें हम क्या क्या निकालेंगे। मीन, और मीन का भी तरीके होते हैं बहुत सारे, जैसे DI से भी निकल सकता है, लेकिन मैं आपको जो कराऊंगा मैं UI मेथड कराऊंगा। UI, ठीक है, उससे करेंगे अपन। तो देखो, पहले लिखते हैं फॉर्मूले। मीन का क्या फॉर्मूला है? x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI UI समेशन ऑफ FI इंटू H। ये आपको याद रखना है, क्या है? सिंपल है, x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI UI डिवाइड बाई समेशन FI इंटू H। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और FI आपको पता है। इसमें A मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है। ये हम क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। ये क्या है? एज्यूम्ड मीन है। FI आपको पता है फ्रीक्वेंसी है। FI क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H क्या होता है? आपका इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एक और टर्म है UI। UI क्या होता है? XI माइनस A डिवाइड बाई H। XI माइनस A डिवाइड बाई H, और XI क्या होता है? इंटरवल का मिड पॉइंट। आपको खुद ही सोल्व करना है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको ये फॉर्मूला रटना है, और ये रटना ही है दोस्तों। हम सोचें कि इसको भी वहाँ जाके ड्राइव कर लेंगे, वो कोई मतलब नहीं है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें से ये बताइए कि आपको चाहिए क्या क्या। अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि x बार का एक फार्मूला है A प्लस समेसन FI UI डिवाइड बाई समेसन FI इंटू H। ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, हम एक ही फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये है MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर, तो इसमें आपको ये नहीं बोलेगा कि किस तरीके से आप मुझे मीन निकाल के दिखाइए, आपको यही लगा देना है। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू A प्लस, मैं बार बार इसलिए बोला हूँ कि आपको भी याद हो जाए, समेसन FI UI डिवाइड बाई समेसन FI इंटू H। ठीक है, और AI क्या है? एज्यूम्ड मीन है। FI क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H क्या है? इंटरवल है। और XI क्या है? इंटरवल का मिड पॉइंट है। तो आप मुझे इसमें से सबसे पहले बताइए कि आपको निकालना क्या है। तो सबसे पहले क्या जाएंगे अपन? अब निकालेंगे XI। क्या निकालेंगे? देखो, अपने को यहाँ चाहिए XI, फिर एक एज्यूम्ड मीन मान के उसको माइनस करेंगे और H से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो XI निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे? XI। तो XI निकालिए, बताइए। 5, मिड पॉइंट निकालना ना, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, निकल गया मिड पॉइंट। बताइए, एक बार आप भी अपने से सोल्व कीजिए, साथ साथ में सोल्व कीजिए। ठीक है,
आप साथ में सोल्व करोगे तो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो हमने अभी कुछ नहीं किया, फिर से आपको रखता हूँ कि एक्स बार क्या है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई इंटू एच। एफ आई आपको पता है, एच आपको पता है, ए एक एज्यूम्ड मीन आपको मानना है, और यू आई क्या है, एक फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट है। तो अभी तक आपको ये पता लग गया, आपको ये पता लग गया, ये अभी तक आपको मानना है, मैं बताऊंगा कैसे मानना है। एच आपको पता है, एच आपको पता है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। एफ आई पता है, यू आई आपको इससे निकलेगा। तो ठीक है, अभी आपको बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की, आपको सिर्फ, इसको मैं हटा देता हूँ जो मैंने अभी पॉइंट लगाए, आपको सिर्फ एक ए की ज़रूरत है, और ए आपको मानना है एज्यूम्ड मीन। और मीन क्या आता है, ये एक्स आई के अगल बगल ही घूमता है। तो आपको इसमें से कोई एक पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है, एक आपको पकड़ लेना है इसमें से कोई भी। तो मैं मानता हूँ आपको मिड वाला पकड़ लो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है ना तकरीबन, वो वाला आप एक पकड़ लो। तो आपने क्या पकड़ लिया, आपने ए पकड़ लिया 25, ए पकड़ लिया 25, ठीक है, ए को आपने क्या पकड़ लिया 25। अब बताइए, अगर आपके पास ए आ गया, एक्स आई आपके पास निकला हुआ है, और डिवाइड बाय एच करना है, और एच क्या है 10 है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यू आई नहीं निकाल सकते। निकालो, बहुत आसान कर दूंगा दोस्तों मैं आपको, एक बार बस मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज़ ध्यान रखें, नहीं तो ये चीज़ें इतनी कन्फ्यूजिंग होती हैं, बहुत देर तक निकल ही नहीं पाती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताया, क्लास दिया हुआ था, एफ आई दिया हुआ था, एक्स आई कुछ नहीं, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है, ए हमने एक एज्यूम करना था, वो हमने मीन एक एज्यूम कर लिया एक्स आई में से ही। और यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच में क्या है, अब बताइए, यहाँ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच कितना आएगा, इधर लगाइए फॉर्मूला। एक्स आई कितना आपका 5 माइनस ए 25 डिवाइड बाई 10, कितना आया -2। समझ गए ना दोस्तों क्या है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक कॉलम बना लो पहले एक्स आई माइनस ए का, फिर उसमें अगले में आप एच से डिवाइड करो, ये भी कर सकते हो। चलो वही कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाए आपके लिए। अरे नहीं होगा, ठीक है, यू आई निकल गया। फिर उसके बाद है, फिर अगला 15 माइनस 20, तो 15 माइनस 20 डिवाइड बाई, सॉरी 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, कितना आया बताओ, -1। और यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 2। ठीक है, ये आपका निकल गया यू आई। इसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता इसमें यहाँ तक। देखो अब अभी तक आपने कुछ नहीं किया, एक ये फार्मूला रटा, एक ये रटा, और उसके बाद ए आपने एज्यूम कर लिया, एक्स आई आपको पता था, एफ आई आपको सब पता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम जाएंगे एक्स बार में सीधा। कहाँ जाएंगे हम, सीधा एक्स बार में जाएंगे। और एक्स बार में क्या हो जाएगा, अब आपको नेक्स्ट निकालना है एफ आई एंड यू आई। देखो ये वाला समीशन ऑफ एफ आई तो आपके पास है ही, क्या है ये रहा 50, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, और ये आपके पास है। अब क्या निकालना है आपको, खाली समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई का भी एक कॉलम बनाया हमने, करो गुना, 5 दूनी 10 माइनस 10, 8 माइनस 8, 0, 16 और 12। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हुआ 10 और 8 18 माइनस के, और 28 प्लस के, तो +10 आ गया। साइन के साथ जरूर लिखना दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अगर ए में से कुछ घटेगा या ए में कुछ ऐड होगा, वो उसी हिसाब से देख लेंगे अपन, है ना। तो ए अपना 25 था ही, हमें पता है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि साफ़ हो जाए इधर। तो एक्स बार अब निकालते हैं अपन। 25 हमने एज्यूम किया था, ए एज्यूम्ड मीन। समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है 10, समीशन ऑफ एफ आई कितना था 50 गुना में 10, एच 10 था, तो 10 5 5 दूनी, तो मीन कितना आ गया अपना 27। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे कोई इस तरीके का कोई पूछेगा, देखो 3 तरीके का मीन हमने 3 डाटा का निकाल लिया। एक तो बिल्कुल ही ऐसा रैंडम कोई डाटा पड़ा हुआ है, सबको ऐड करना है, जितने नंबर है डिवाइड कर दो, जिसने अपने सुसाइज वाला अपन ने देखा था। फिर आएगा फ्रीक्वेंसी वाला, कि भाई 10 मार्क्स कितने लोगों के हैं, 20 कितने लोगों के हैं, तो उनको 10 से जितने मार्क्स ऐसे करके वो भी आपको करना है। उसमें क्या था, सिंपल था, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई।
उसमें सिंपल था कि जो दिया है, मान लो 10 मार्क्स दिए 3 बच्चों के, 20 दिए 2 बच्चों के, और 30 मार्क्स दिया 1 बच्चों का। तो क्या करना है, 30 + 40 + 30, 60, 100 डिवाइड बाई 3, 33.33 इसका आ जाएगा मीन। तो ये समझे। तीसरा है आपका एक क्लास। तो 3 तरीके से मीन निकलता है, एक तो अनग्रुप्ड डाटा ऐसे ही पड़ा हो, फिर एक फ्रीक्वेंसी डाटा, और फिर एक क्लास डाटा। तो क्लास डाटा का आपने निकाल लिया ऐसे, इसी हिसाब से आपका मीन वाला फॉर्मूला क्लियर है। और मीन का जो जो आपको चाहिए था मैंने यहाँ निकाल के इस टेबल में आपको करा दिया, ठीक है। और ये सारे इसमें नोट्स में है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ये पूरा इसका एक अलग से कॉलम बना हुआ है, जैसे ये रहा मीन का पूरा फॉर्मूला है, ये आपको सारी फाइल मिल जाएगी। मैं बस आपको कराने के लिए आपको फॉर्मूला लिखूंगा और उसको आपको करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया मीन वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपना फॉर्मूला लिखते हैं मोड का। इसका लिखेंगे मोड का फॉर्मूला, ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या है आपका, L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 -F2। अच्छा, इसको पूरे कोई की ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू H। ये है आपका मोड का, याद रखना आपको क्या है, ये आपका मोड का है। अब मैं इसको एक एक चीज़ को बता रहा हूँ कि मोड में ये फॉर्मूले में होता क्या है। एल जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मॉडल क्लास क्या होती है, ये होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। क्या होती है ये, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। तो इसी क्वेश्चन में अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली की बात करोगे तो कौन सी है, 16। क्या है, 16 है, ठीक है। ये क्या है, 16 है, ठीक है। अभी हम इस पर करेंगे सो, लेकिन अभी तक हम देख लेते हैं होता क्या है। लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास, ये हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या है, एच है, वही इंटरवल है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास। ये सब देख मिलेगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हैंड राइटिंग ख़राब है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद F2 क्या है, F0 क्या है, प्रीसीडिंग वाली, उससे पहले वाली प्रीसीडिंग, और F2 क्या है, सक्सीडिंग वाली। अब आप देख रहे होगे कि ये क्या है, सक्सीडिंग वाली है, ठीक है। ये क्या है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वाली है, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपने फॉर्मूले में, और हमें जो जो चाहिए हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो चाहिए एल क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है अब इसमें, देखो इसमें अपनी ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 16 का मिड, लोअर मिड क्या है, 30 क्लास का। तो एल क्या हुआ अपना, 30 प्लस, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसके सामने 16, माइनस F0 क्या है, प्रीसीडिंग वाली, प्रीसीडिंग वाली कितनी है, 15 डिवाइड बाय 32 माइनस 15 माइनस F2 क्या है, नेक्स्ट वाली 6, ठीक है, इंटू एच कितना है, 10। तो अब कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये कितना है 21, और ये कितना है 11 इंटू 10। तो 30 प्लस कितना आया ये, 0.9 समथिंग, तो 30.99 कितना हो गया आपका मोड। क्या हो गया, मोड हो गया। अब नेक्स्ट इसी में आएगा अपना मीडियन। क्या आएगा अपना नेक्स्ट इसमें, मीन। ये बहुत सिंपल कराया दोस्तों मैंने, आप कहीं कहीं देखोगे ना इसमें बहुत ही पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, उतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हुआ है ना, बहुत सिंपल है, 4-5 लाइन में है आपका। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी मीडियन में, वो क्या हो जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पढ़ा ही दिया क्या होती है, उससे पहले वाली सारी का सम, 5, 13, 28, 44,
50। ठीक है, जो सम होगा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, अब मीडियन में पड़ेगी, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ और मीडियन के फॉर्मूले से आपको जरूरत पड़ जाएगी, आप देख लेना अभी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली उसका बताएंगे कैसे यूज करना है, डिवाइड बाई F इंटू H। इसमें अब इसमें जो L है, देखो इसमें क्या था, L अपना था मॉडल क्लास का, है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली को बोलते हैं मॉडल क्लास। इसमें हम निकालेंगे L है वो मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ द L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या है, मीडियन क्लास। और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, और मीडियन क्लास कैसे निकलती है, ये निकलती है जैसे मान लो आपके टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कितना बन रहा है आपका, CF का कितना बन रहा है, 50, है ना। तो इसको क्या होता है, ये निकलती है जो टोटल आपकी CF का टोटल है उसको 50 को डिवाइड बाय 2 करो, 25 आया। ठीक है, अब ये कहाँ फॉल कर रहा है, समझ रहे हो, ये कहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है, आपको वही देखना है। जैसे 25 प्लस 1 26 के आसपास, 26 किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये वाली में ना, यहाँ है 25, और इसके सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, 15, यही आपकी मॉडल मीडियन क्लास हो जाएगी। तो दूसरा पेन ले लेता हूँ दोस्तों इसमें ना, इसका कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये वाला ले लेता हूँ नीला। तो ठीक है, जैसे आपका आया था n/2 करके, कितना आया था आपका, कहाँ गया आपका, n/2 करके आया 25। आप 25 को ढूंढोगे तो किधर आएगा, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, ये वाली में 28, इसके सामने ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उसमें है क्या क्या। ठीक है, तो ये आपका L हो गया, उसके बाद क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपकी कितनी है 50, n/2 ही किया ना ये फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम। ठीक है, n/2 जो किया है आपने वही इधर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, और CF क्या है, वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइड बाय F है वो उसकी, मतलब उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ये फ्रीक्वेंसी है ये है उस मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, और CF उसकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, और H क्या है, इंटरवल है ही। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें, हमारी जो मीडियन क्लास आई है वो कौन सी आई है, 20 से 30 वाली, और तो इसमें 20 से 30 क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा 20 प्लस n/2 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि वही ना n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो इसमें CF है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है प्रीसीडिंग की है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, ठीक है, एक और दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, देखो L क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n/2 करके, जो जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है उसी के सामने वाली क्लास आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास, जो आपकी कितनी आई है 20 से 30 वाली, तो आपकी 20 हो जाएगी उसमें मीडियन क्लास, 20 से 30, और 20 उसमें हो जाएगी लोअर। तो यहीं पर लगाते हैं दोस्तों, यहाँ नहीं लगाएंगे, 20 प्लस n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बनी आपकी क्यूमुलेटिव। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 50 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 25 माइनस, और जो CF है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास में सब उस क्लास से ऊपर वाले की कितनी क्यूमुलेटिव बन रही है, जैसे ये अपनी है, उससे ऊपर वाले कितनी बन रही है, 15 हो जाएगी, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है उस क्लास की, 15 ही। ठीक है, मतलब कहाँ गया दोस्तों, ये ना, जैसे ये आपकी, अच्छा इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 थी दोस्तों, मैंने गलती कर दी, ये इधर है 13, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग क्लास की 13 है, और उसकी कितनी है 15 है, तभी जाके 28 हुई थी, इंटू
एच कितना है 10, 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, 3 चौक 3 5, 5 दूनी तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, कितना आ जाएगा 28। तो ये कितना आ गया आपका मीडियन, क्या आ गया आपका ये मीडियन। और मोड कितना आया था आपका 30.99। ठीक है, और आपका मीन कितना आया था 27। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ ना, देखो ये फार्मूले में देखोगे ना आप, इधर जाके सारा लिखा हुआ है इधर, ये आपको PDF मिल जाएगी, इसमें सारा है। देखो मीन, पूरा मोड, पूरा मीडियन, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला OG ग्राफ, ये सब आपको मीडियन क्लास, समेशन ऑफ FI डिवाइड बाई 2, ये सब लिखा हुआ है इसमें। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है होगी, इसमें 5-6 चीज़ें निकालनी है बस आपको, जिसको मैं बताऊँ। देखो पहली क्या हो गया आपकी मीन, फिर आपका हो गया मोड, और फिर आपका हो गया मीडियन। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अपने फॉर्मूले के हिसाब से भी जाएंगे तो इसमें निकलेगा मीन डेविएशन। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों अपना, जो हम फोर्थ करेंगे। अभी थोड़ा बीच में कॉल आ गया था दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ठीक है, हालांकि मैंने इसको कट कर दिया है, फिर आपको थोड़ा इसमें वीडियो में डिस्टर्बेंस तो आया होगा, सॉरी उसके लिए। तो नेक्स्ट है इसमें अपना कौन सा निकलेगा, फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो मीन डेविएशन। क्या निकलेगा, मीन डेविएशन। ठीक है, ठीक है, ये मीन डेविएशन बोलो या डेविएशन अबाउट मीन बोल लो, और ऐसे ही डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले और मैं आपको कराता हूँ अभी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे इसमें डेविएशन अबाउट मीन एंड डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, लाल पेन कर लेते हैं। ठीक है, डेविएशन अबाउट मीन वाला कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है दोस्तों, तो समेशन ऑफ FI XI माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन FI। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, और ये फ्रिक्वेंसी से रिलेट करके देखो इस तरीके से रखा करो, डेविएशन अबाउट मीन, है ना। और ऐसे ही हमने मीडियन निकाला है, तो ऐसे ही हो जाएगा FI XI माइनस मीडियन डिवाइड बाय मोड, इसलिए लेते हैं क्योंकि जीरो आता है, नहीं तो इनका सम, है ना, समेशन FI XI माइनस M डिवाइड बाई समेशन FI, ये हो जाएगा मीडियन के अराउंड। ठीक है, आ गया इतना समझ में दोस्तों। ठीक है, FI XI माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन FI, ये जो अपने ने डाटा किया उसके लिए है। और अगर सिंपल करना है तो सिंपल हो जाएगा, अगर आपके पास क्लास डाटा नहीं है तो XI जो आपके नंबर है माइनस एक्स बार जो अनग्रुप डाटा के लिए है, इसका समेशन करो। ठीक है, मोड लेके और डिवाइड बाय n कर दो, टोटल नंबर कितने हैं। वही सेम चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करोगे, आ गया ना समझ में। जैसे समेशन फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 3 4 और 5, ये सारा डाटा है, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 2 14। इसको ऐसे नहीं लेते हैं, थोड़ा सा 4 नंबर के लिए लेने के लिए इसको 1 कर लेते हैं, है ना। 5 6 और 5 11, इसको 4 कर लेते हैं। 4 और 1 5 और 3 8, क्या हो रहा है दोस्तों, इसका 12 सम क्यों नहीं बन रहा। 4 और 3 7 और 2 9, और इसको 3 कर लो, इसको भी 3 कर लो। ठीक है, 7 और 3 10 और 2 12, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, कितना आया 3। तो मीन कितना आ गया 3। अब सबको करो माइनस, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, ये इधर 1 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 1, तो 1 और 1 2 डिवाइड बाई 4 नंबर, तो कितना आ जाएगा 0.5 आपका, कितना आ जाएगा 0.5 आपका आ जाएगा मीन डेविएशन या डेविएशन अबाउट मीन। तो ऐसे ये है अनग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के लिए करना है तो ये FI ये करना है अपने को। तो अब हम जाते हैं अपनी वाली टेबल में। अब इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा वो देखो, एक कॉलम। अब इसमें करना पड़ेगा
एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है, एक्स आई ये है और एक्स बार कितना है 27 है। बताओ कितना आया, 5। अभी इसको मोड ही ले लेते हैं इधर ही डायरेक्ट, है ना। कितना आ जाएगा, 22, 12, 2, 27 माइनस कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 18। एक बार देखो आप भी, यही आ रहा है या कुछ और है, बताओ कैलकुलेट करके। 22, 12, 2, 8, 18। और एक नेक्स्ट कॉलम उसमें कौन सा हो जाएगा अपना, देखो अभी पूरी होती जा रही है टेबल अपनी बड़ी, ठीक है। एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार। एफ आई कौन सा है, 5, तो कितना हो जाएगा 110, 96, 30, 16 8 128 और 18 छिका 108। और इन सब का ऐड करो कितना आएगा बताओ, 8 8 16 26, ये आ जाएगा 472। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। और अपने फॉर्मूले में क्या है, जाइए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एफ आई। तो 472 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 50। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, एक यहाँ पे 5 निम 45 9.44। ये आपका क्या आ जाएगा, डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन बोलो, ऐसे ही मीडियन डेविएशन है वो आप मीडियन में से माइनस करके निकाल सकते हो। और मीडियन आपको पता कितना आया है, इधर मीडियन आया था आपका, ये आपका आया है 28। ठीक है, कितना आया आपका 28 आया है। तो इस हिसाब से ये भी निकाल लेना आप अपने से, हालांकि जनरली पूछा यही जाता है 9.4 वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मामला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ये 4 हो गया अपना, 4 या 5 जो भी मानना है इसको मान लो। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें, ये वाले से कलर सेट करते हैं 6। क्या क्या निकाल लिया हमने, मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस को बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को बोलते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला अपन देखेंगे क्या है, सिग्मा स्क्वायर का अपने पास फार्मूला है समेशन ऑफ एफ आई, देखो बहुत ध्यान से देखना, मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ आई जो इक्वल टू होता है एन के। तो अब अपने को उस वाले फॉर्मूले में करना क्या है, आपको इतना बताना है जस्ट, उसमें अपने को करना क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का एक नेक्स्ट कॉलम ऐड होगा और उसको एफ आई से मल्टीप्लाई होगा सीधा। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे और उसको एफ आई से गुना करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपना, डायरेक्ट इसको खाली एक्स आई बाई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा एक नेक्स्ट कॉलम और ऐड हो जाएगा जिसमें आपको होगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड का स्क्वायर। तो इसमें ये इतना तो आपके पास आया हुआ है और एक्स आई माइनस एक्स बार से और गुना कर देना आप, समझ रहे हो। मैं डायरेक्ट करके देख रहा हूँ, आप डायरेक्ट बता देना इधर कितना आएगा बताओ। ये 110 का और इसका गुना करो 2420, इसका गुना करोगे कितना आएगा 1152, इसका 160, नहीं हाँ ठीक है, इसका 1024 और इसका कितना आएगा 1944। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा तो देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है। 18 18 144 40 1 8 19। ठीक है, ऐसे करके देख लो सारा, है ना। जितना मुझे इसमें मेरे कैलकुलेशन में है आपको बता देता हूँ कितना बन रहा है, आप एक बार बताइए इसमें। ये तो 30 है ना, ठीक है, तो इधर 60 होगा, ये थोड़ा गलती हो गया था दोस्तों, ये 30 था
और ये देखो 15 दूनी 30 और 60, ये 60 आएगा इधर, ठीक है। यहाँ गलती हो गया था, 160 लिख दिया गलती से, 80 समझ के। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 10 0 1 5 7 और 6 13 15 19 20, फिर 2 ऐसे करके 9 10 14 6 26 ऐसे 6, ठीक है। ये आपका आ गया 6600, ये याद कर लेना। तो अब फार्मूले में जाएंगे, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ये है आपका। तो इसका सम कितना आ गया आपका 6600 डिवाइड बाय एन कितना है 50, काटो 5 एकम 5, ऐसे बताओ कितना आया 32, और ये आ गया सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा कितना आ जाएगा 132 का रूट, ठीक है। तो अब हमने इसमें सारी चीज़ें एक बार जनरली निकाल ली हैं, एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा इसमें कि अपना इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ये एक ही टेबल से एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने अगर ये देख लिया, देखो मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, डेविएशन मैंने दोनों बता दिया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने आपको बता दिया। इसमें अब लास्ट बचता है अपना कोफिशिएंट, जो हम निकालते हैं। वैसे तो बहुत सारे कोफिशिएंट है, वो हम अभी इसको वापस थ्योरी पे जाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, ये भी याद रखना। और सिग्मा आपका कितना है 132 रूट डिवाइड बाय एक्स बार कितना आया था 27, इमीन था ना, बना में 100, तो कितना आ जाएगा ये 132 का कितना होगा 64 इंटू 2, और इसका 8, तो 8 बार, तो 8√2 इंटू 100 डिवाइड बाय 27, तो कितना आ जाएगा 800√2 डिवाइड बाय 27, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसमें इतना निकालते हैं। अभी हम जब थ्योरी में जाएंगे ना, एक दो चीज़ें और बताऊंगा, जैसे क्वार्टाइल वगैरह कुछ कुछ, वो अगर कहीं पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना ही निकालते हैं इसमें जनरली, है ना। ये हो गया आपका, ये अपने इसका 7वां फार्मूला था ये आपका, क्योंकि मैंने 7 6 और 4 और 5 मैंने इनको मान लिया था, मीन और मीडियन वाले को, ये 5 मान लो, मीडियन वाले को 6 और ये 7। अब एक इसमें 8 में आपको इम्पेरिकल फार्मूला करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ मैं, इम्पेरिकल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, मोड मीडियन और मीन में, मीन मोड और मीडियन में रिलेशन है। तो इसमें मोड को इधर रखो, इसको रटने का तरीका भी बता देता हूँ। 3 बड़ा टर्म है, 3 है, और उसके साथ सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट में क्या है मीडियन है, और 3 सबसे ज़्यादा लेटर इसमें, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन से उसके बाद थोड़ा मीन अच्छा स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है। देखो मैं ऐसे रट रखा हूँ, बस आपको बता देता हूँ। जैसे मोड मैक्सिमम वाला है तो हमने लेफ्ट साइड में रख लिया, उसके बाद 3 बड़े के साथ आएगा 2 छोटे के साथ, तो 3 2 1 वाला कंसेप्ट है, 3 2 1, 1 मोड के साथ, 2 मीन के साथ और 3 मीडियन के साथ, और 3 किसके साथ आएगा बड़े वाले के साथ आएगा, और बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है। आपको आ गया समझ में। अब हम जैसे मान लो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका क्या होता है कि जब आपको 2 चीज़ें दी हों और एक निकालने की कोशिश करवा रहा हो तो तब ये लगाना है। हालांकि हम इस वाले फॉर्मूले में एक बार लगा के देखते हैं। जैसे अपना मीन कितना आया था 27 आया था, और आपका मोड निकाल देते हैं, चलो है ना। मीडियन और देख लेते हैं कितना है, कितना लमसम देखते हैं कितना बनेगा। मीडियन आपका आया था 28, कितना आया था आपका 28, तो 3 गुना 28 माइनस 2 गुना 27 कितना हुआ बताओ, 84 माइनस 54 कितना हुआ 30। और हम जाएंगे अभी मोड देखने, तो कितना आया था अपना, देखो मोड देखने जाएंगे तो कितना है 30। तो लमसम ये ऐसा मैं आपको इसलिए इस एग्जांपल में लगवा दिया ताकि आपको दिखाने के लिए कि सिमिलर ही आंसर इसमें आते हैं, और ये फार्मूला आपका मस्ट है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको ये सब समझ में आ गया, हो गया ये सारा, ये आपको हो गया ना सारा। मैं इसको ऐसे कैसे सेव भी कर दूंगा, चिंता की बात नहीं है आप, ताकि इसको दोबारा भी देख लो। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं नोट्स में भी इंक्लूड कर दूंगा, ये डिफरेंट उसमें, ठीक है, ये मैं इसमें आपको डाल भी दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने वापस थ्योरी वाली साइड, जो हम कर रहे थे उसी की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक कर लिया था हमने, 17 पेज तक हो गया था शायद, है ना। जो इसमें छोड़ना है मैं वो भी बता दूंगा।
और जो इसमें से अभी कर चुके हैं वो भी बता दूंगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10 मिनट का ही मैक्सिमम बचेगा। एक दो क्वार्टाइल वगैरह देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। हाँ देखो, यहाँ तक हम कर चुके थे। मीन मैं अब आपको बता चुका हूँ सारा, ये सब पूरा ये सब बता चुका हूँ। इसका तरीका भी जो आप फॉलो करेंगे वो बता चुका हूँ। ठीक है, इसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इधर। ठीक है, ये मीडियन का भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इन जनरली जैसे अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर बार आया होता है। मीन आपने पता ही है। मीडियन और बता देता हूँ, जैसे 4 5 6 8 9 10 12, और इधर इसको क्या होता है फिर 5 और 9 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या करो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। जैसे 4 5 6 है तो 4 5 5 6 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 8 9 9 10 12, ये सारे नंबर आपके बन रहे हैं ना। कितने नंबर बन रहे हैं, 2 4 5 और 5 4 9, 4 और 5 9। तो अब इसमें क्या होगा, 4 इधर से काट दो, 4 इधर से काट दो, जो बीच वाला बच गया ये हो गया 8 आपका हो जाएगा मीडियन। क्या हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा मीडियन। और इसमें 5 जैसे मैक्सिमम नंबर टाइम आया तो ये हो जाएगा मोड। और मीन क्या होगा, सबको डिवाइड जोड़ के और 9 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा मीन। सिंपल डाटा के लिए ये होता है। अब मीडियन ये तो चलो आपकी कितने नंबर थे, ये तो आपके चलो ओड नंबर थे। और ऐसे ही अगर आपका इवन नंबर हो, जैसे इसी में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, 7 है ना। तो फिर क्या होगा, 4 5 5 6 7 8 9 9 10 12। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 इधर वाले छोड़ दो, 4 इधर वाले, तो बीच वाला जो बचा 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7.5 ऐसे। तो ये आपका आ जाएगा मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है। अब और ये जो क्लास वाला है ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ नीचे। आप जो अभी हमने करा है ये सब यही करा है, जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब यही किया है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इतना क्वार्टाइल और ये निकालना, डिसाइल और परसेंटाइल, मैं नहीं समझता ये एग्जाम में पूछा जाएगा, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसके बाद तो, है ना। ये भी छोड़ दो। मोड हम देख चुके हैं, मैक्सिमम नंबर बार जो अपीयर होता है उसको मोड बोलते हैं। जैसे इसी नंबर में 2 अपीयर्स 3 टाइम्स तो 3 मोड हो गया। मोड 5 क्योंकि कर ट्वाइस, ये देख लेना आप, है ना। ये सब ये फॉर्मूला अपन कर चुके हैं पूरा मोड का, और उसको सोल्व भी कर चुके हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूला भी कर चुके हैं। ये इधर मैंने एक निकाला भी है, और नीचे भी निकाल चुके हैं उस वाले एग्जाम्पल के लिए भी। ठीक है, अब ये डिस्पर्सन थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे उसमें हमने निकाला ना, ऐसे ये डिस्पर्सन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, ये अभी कितना है, ये थोड़ा सा चलेगा 5-6 पेज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्सन होता क्या है, पहले तो ये वाला कलर ले लेते हैं, कि आफ्टर स्टडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी वी नो दैट द एवरेज वैल्यू बट डोंट नो द डाटा वेरीज अराउंड द एवरेज। डिस्पर्सन टेल्स द स्कैटर्ड और द कंसिस्टेंट दैट डाटा इज। मतलब मान लो आपका मीन, एक आपका डाटा है 1 4 8 9, एक ऐसा है, और एक आपका डाटा 6 7 6 7 है ना। तो दोनों का जो मीन है वो सेम आएगा, क्योंकि 6 के अराउंड ही आएगा, क्योंकि एक में, लेकिन आपका वेरिएशन देखो कितना है, 1 4 8 9, एक 7 5 6 7 ऐसे। तो 4 4 सेट का डाटा जो हम ले रहे हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे 1 2 8 9, एक तो ये है, एक 4 5 6 7 है। इन दोनों का लगभग मीन सेम आएगा। अभी मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, मान लेना मीन सेम आ रहा है, जैसे फिर भी कर लेते हैं। 9 और 8 17 और 2 19 और 1 20 आ गया। इधर कितना आया, 4 5 4 9 और 9 3 7 ले लो इधर, 7 3 है ना, 7 और 3 10। इसको ले लो 8 ले लो। ठीक, तो अब देखोगे ना, इसमें ज़्यादा दोनों का मीन सेम है, लेकिन इसमें ज़्यादा डाटा में बहुत वेरिएशन है, इसमें कम वेरिएशन है। तो ये जो डिस्पर्सन है ये बताता है अपना डिस्पर्सन वाला चीज़, कि कितना डाटा कंसिस्टेंस है विद अराउंड द मीन, है ना। अराउंड द मीन कितना डेविएशन है। तो जो हमने फॉर्मूला देखा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, वो मीन के अराउंड ही बताता है। वो जितना कम है उतना अपना डाटा कम डेविएटेड है अराउंड मीन, तो वो कंसिस्टेंट डाटा है ना। तो इस हिसाब से देखोगे तक, जैसे ये क्या है, मीन है 8.4, और डाटा देखोगे ना बहुत कम वेरी कर रहा है, लो वेरिएशन। पर मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाया, इसको मत लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, नीड ऑफ द मेजरिंग डिस्पर्सन क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज, टिपिकल, ये सब छोड़ दे। कंपैरिजन ऑफ द कंसिस्टेंसी, 2 एथलीट्स में हैव सेम मीन बट वन इज मोर कंसिस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया।
ये आपको इसको एथलीटी मान लो कि 1 मिनट में कवर करता है, 2 मिनट में कवर करता है, जो भी बताया ना, तो दोनों का मीन सेम हो सकता है, बट एक कंसिस्टेंस हो सकता है, दूसरा नॉन कंसिस्टेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा गिवन। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? हेल्प्स चेक यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस। रिस्क असेसमेंट क्या है? मोर डिस्पर्सन इज इक्वल टू हायर अनसर्टेनिटी। बेसिस ऑफ द एडवांस मेजर क्या होता है? नीडेड फॉर वेरिएंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या आता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज करो। इसमें से मैं ये करा चुका हूँ, मीन डेविएशन आपको करा चुका हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करा चुका हूँ दोनों। ठीक है, क्या क्या करा चुका हूँ इसमें से? जो जनरली पूछा जाता है मैं वो करा चुका हूँ, ये दोनों आपको मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये दोनों आपको करा चुका हूँ। और ये है दो तरीके का, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। और इसमें दूसरे में रिलेटिव मेजर में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी मैं करा चुका हूँ। सिग्मा बाय जो एक्स बार इंटू 100 कराया था। ठीक है, ये रिलेटिव है। ठीक है, अब ऐसे ही इन सबको एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। आपको जो मैंने कराया उतना ही करना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर कहीं कुछ करने का होगा तो कर लेंगे। जैसे रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसे मैंने कराया ना आपको 1, 2, 8, 9, तो 9 माइनस 1, तो इसकी जो रेंज है वो 8 है। ये है नॉर्मल रेंज है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो जैसे इसमें कितना आएगा? 8 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा? 0.8। ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? रिलेटिव है, और रेंज क्या है? एब्सोल्यूट है। तो दोनों खत्म आपके। अब ये जो हमने डेविएशन देखा ना, उसके फॉर्मूले देख रहे हैं। वो 3 तो हम कर चुके हैं वहाँ पे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो हम देख चुके हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ है, जैसे रेंज का है और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। एब्सोल्यूट खत्म, एक रिलेटिव खत्म। ठीक है, ये एक, इन दोनों से ये खत्म। उसके बाद जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे 10, 20, 15 ऐसे कुछ दिया हुआ है। लार्जेस्ट क्या है? 50 है, स्मॉलेस्ट 10 है, तो रेंज कितना आया? 40। तो 40 अपॉन 60, ये कितना आ गया आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों खत्म। ठीक है, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन हम देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है कि जो हाफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ना, क्वार्टाइल डेविएशन, और इसका काउंटर होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, ऐसे रेंज टाइप ही है। और इसमें जो Q3 माइनस Q2 है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाटा दिया हुआ है, ऐसे उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेंगे। 5, 15, फिर ऐसे 35, 65 और फिर ऐसे 85, और ऐसे करके ये जोड़ना ही है बस। जैसे 5 नीचे, फिर उसमें 10 जोड़ा, फिर उसमें 20 जोड़ा, फिर उसमें 30 जोड़ा, उसमें 20 जोड़ा। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो आपको निकालना ही गया है। उससे पहले वाली सारी जोड़नी है ना। जैसे 5 है तो इसमें उससे पहले वाली दोनों जोड़ के यहाँ लिख दो, उसमें इससे पहले वाली सारी जोड़ के यहाँ लिख दो, इससे पहले वाली सारी जोड़ के यहाँ लिख दो, तो ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसमें जो होता है, जैसे अब क्या होगा, जो एन कितना है टोटल अपना? 100 है, तो इसका 3 कितना होगा? पहले तो इसका फोर्थ निकलेगा ना, कौन सा निकलेगा? हाँ, फर्स्ट क्वार्टाइल निकलेगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या होगा? क्यों निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दो। देखो होता ना, मैं आपको बताता हूँ क्वार्टर क्या होता है। जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर में पढ़ा होगा ना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, और 4 भागों में चीज़ें बटती हैं, है ना। तो ये होगा आपका फर्स्ट और ये होगा आपका थर्ड। तो कोई भी नंबर इस लाइन में दिया हो, मान लो इसमें 50 दिया है, 100 दिया, कुछ भी दिया है, तो उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी, और उसको 3/4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली रेंज आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो 100 दिया था, तो 100 को डिवाइड बाई 4 किया तो 25, और 3/4 से किया तो 75। और ये दोनों को हमने कहाँ चेक करना है? ये हमने चेक करना है आपके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो 25 कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, और 75 कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ठीक है, तो एक तो 20 से 30 वाली रेंज हुई, और एक 40 से 50 वाली क्लास हुई। तो ठीक है, और एक क्यू निकलता कैसे है? क्यू क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है ये आप याद रखिएगा, उसका लोअर, उस रेंज का लोअर, देखो इधर 20 और n/4 25, जो जिस क्वार्टाइल का निकाल रहे हैं वही क्वार्टाइल का वैल्यू 25, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे पहले वाली होती है, जैसे इसका निकाल रहे हैं तो ये वाली 15 डिवाइड बाय उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है वो वाली 20 गुना 10 डिवाइड बाई 25, ये 25 आ गया। ऐसे ही 40 उस रेंज का, 75 क्वार्टाइल की वैल्यू, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 65 है, देखो इससे पहले वाले की बोलते हैं 65, CF पहले वाले, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 गुना में 10, ये आ जाएगा 45।
तो अब क्या करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्या निकालोगे, उसको Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 10 आ गया। अब ऐसे ही क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 25 कितना हुआ, 20 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो 65, ऐसे है ना, 65 नहीं 70, तो कितना आ जाएगा पॉइंट, कितना आया दोस्तों, देखो इधर ये 20 डिवाइड बाय 70, तो 2/7 आएगा, तो इसका कितना आएगा 7 0 7 दूनी 14 6 7 9 7 8 0.28 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा इधर करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 0.25 है। तो ये आपको ये भी निकालना आ गया, Q3 पता लग गया, Q1 पता लग गया, और Q1 और Q3 कैसे निकलेगा, Q1 उस वाली का रेंज प्लस उसका वैल्यू 25, उसका आया 75, माइनस उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली, दोनों में प्रीसीडिंग वाली, और उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और गुना में h इंटरवल, ठीक है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। मैं यही वाली PDF में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप इसी से देख लेना, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा सोल्व कर दिया, तो ये सोल्व वाली ही मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये मीन डेविएशन कर चुके हैं, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मीन डेविएशन में मीन डेविएशन मीडियन डेविएशन दोनों कर चुके हैं हम, ये सिग्मा भी हम कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ऐसे होता है, ठीक है, जैसे x दिया है ना, xi माइनस एक्स बार मोड ले लो, गुना कर दो, ऐसे वो क्लास वैल्यू के लिए भी कर चुके हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए बहुत ईजी है, देख लेना। जैसे x और f दिया हो खाली, तो x माइनस एक्स बार करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना, f से गुना करना है, 22 आएगा, उसके बाद उसको डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से कर देना है उठा के, जिससे f का सम से, ठीक है। ये सब अपन कर चुके हैं। ये इधर कुछ फॉर्मूले लिखे, देखो ये लिखा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन। जैसे हमने निकाला था डेविएशन अबाउट मीन, तो कितना था, कैसे था डेविएशन अबाउट मीन, क्या था, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय fi करोगे तो वो कर लो, डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो इसी को डिवाइड बाय मीन कर दोगे तो आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर दो दोबारा से, पहले सारा काम किया उसको डिवाइड बाय मीन कर देना। और ये भी हम बात कर चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कुछ देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। जैसे ए है, मीन 50 है, मीन दोनों का 50 है, सिग्मा 5 है, सिग्मा 8 है, तो ये 10% है और ये 16% है। तो प्लेयर ए इज मोर कंसिस्टेंस, क्योंकि लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है कि लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अच्छा होता है, या मतलब कंसिस्टेंसी दिखाता है या हाई दिखाता है। तो लो जितना होगा उतना उसकी कंसिस्टेंसी अच्छा है, डेविएशन अबाउट मीन वैल्यू कम है, डाटा पास पास है, ठीक है। मीन देखो दोनों का मीन सेम होने के बावजूद भी सिग्मा अलग अलग है, और सिग्मा जिसका कम उसका वेरिएंस कम, इसलिए लोअर CV मोर कंसिस्टेंट, हायर CV लेस रिलायबल। ये सब नॉर्मल है, थ्योरेटिकल है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हम कर चुके हैं जनरली, फिर भी मैंने इसमें कुछ अपने हैंड रिटन डाल दिए हैं, इसको आप देख लोगे तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सब ऐसे डाटा का फिर मीन निकालना, ये मोड है, ठीक है। ये अगर मीडियन में फिफ्थ और सिक्स टर्म डिवाइड बाय 2 कर दो, ये भी बता चुके हैं, सारा है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा क्रिस्प में एक जगह अलग से लिख दिया है, और ये सब देख लेना अपना, और जो मीन का जो मैंने तरीका बताया वही वाला यूज करना है, ठीक है दोस्तों। और इस लेक्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत अच्छा लेक्चर है, ठीक है। और अभी अपना मोस्टली कितना टॉपिक ख़त्म हो गया है, लास्ट में जाके देखते हैं, थोड़ा लिखते हैं अभी अपने को करना क्या है, और देखते हैं ना। जैसे अभी अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस ख़त्म, थ्योरी, रिटायरमेंट स्कीम्स और स्टेटिस्टिक्स ख़त्म। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की थ्योरी, ये करेंगे। उसके बाद लेबर लॉ के एक्ट्स करेंगे, और इंडस्ट्रियल उसके सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स करेंगे, ये और कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अपना डन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।